वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ एम.के. झा। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इट इज़ द फाइनल क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्रैश कोर्स। ये क्या है कि अध्याय 7 और अध्याय 8, अध्याय 6 और अध्याय 7, दैट मीन्स सेकेंड पार्ट में जो है वो 7 अध्यायों का है। 5 अध्याय तक हमने कल कर दिया था। आज हार्डली मैं समझता हूँ कि 23-24 क्वेश्चंस हैं और इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं, एमसीक्यूज़ हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके साथ के जो सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे वेरी सुन, राइट। तो ये चैप्टर है 6 विश्व राजनीति में पर्यावरण था प्राकृतिक संसाधन, और चैप्टर 7 है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो विश्व राजनीति के ये फाइनल चैप्टर्स चल रहे हैं। भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति का चैप्टर्स हम लोगों ने फिनिश कर दिया क्रैश कोर्स में। दैट मीन्स इट इज़ द फाइनल वन। ये कर लेने के बाद मैं अपने बच्चों को एश्योर कर सकता हूँ कि यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इसको देख लेते हैं एक तरफ से। बहुत शॉर्ट में हमने तैयार किया है इसको। देखिए, विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? राइट, स्टॉकहोम में। अब इसको थोड़ा सा हम डील कर देते हैं, राइट, कि 1972, राइट, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, राइट, क्लियर? ये पहला है। इसमें ये दिया गया था सभी के लिए पृथ्वी एक, सभी के लिए एक पृथ्वी, राइट। अब इसके बाद आता है 1974, राइट, हेलसिंकी सम्मेलन, राइट। इसको देख लेना, सेकंड हो गया, राइट। मैं एक तरफ से मैं सोचता हूँ कि जितने भी 10-12 हैं उसको एक साथ लिख दूँ, ताकि चूँकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे 4 क्वेश्चंस क्वाइंड किए गए हैं, चारों में इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं एक जगह कर दूँ। और 1975, राइट, लंदन में हुआ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लंदन सम्मेलन, राइट। और 1985, राइट, इसमें वियना सम्मेलन, राइट। 85-87 में मॉन्ट्रियल, 1987। यहाँ देख रहे हैं 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1974 हेलसिंकी सम्मेलन, 1975 लंदन सम्मेलन, 1985 वियना सम्मेलन, राइट, 1987 मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, राइट, 87-88 में टोरंटो, 1988 में टोरंटो, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ हमने दिया। और इसके बाद हम पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो मीन्स। और एक और बचता है, उसे 2, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। और उसके बाद आता है 2012 यानी रियो +20 सम्मेलन। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही समझना है आपको इससे। एक्चुअली क्या है कि पर्यावरण इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग।
इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के जो भाव पैदा हुआ, जो पहला भाव पैदा हुआ, वो देख लीजिए आप कि जो राइट जो आता है आपको 1972 से स्टॉक होता है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1974 हेलसिंकी सम्मेलन, 1975 लंदन सम्मेलन, 1985 वियना सम्मेलन, 1987 मॉन्ट्रियल सम्मेलन, 1988 टोरंटो सम्मेलन, 1992 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, दैट इज इसमें दिया गया था एजेंडा 21, और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, और 2012 रियो +20 सम्मेलन। ये जो है इसके आधार में क्या है कि दुनिया ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मानी 1950 के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि ये जो पृथ्वी है ना, ये डेंजर में आ गया, ये विपत्ति में आ गई है, ये पृथ्वी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रकृति का जो एक संतुलन है वो संतुलन बिगड़ गया है, और कुछ ही दिनों में यदि ये कंट्रोल नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में ये पृथ्वी तबाह हो सकती है। इसलिए पृथ्वी को बचाओ। जबकि देखिए कि दुनिया 1950 के बाद से स्टार्ट हुई है इस पे सोचना दुनिया का, जबकि हमारे बृहदोपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष से वायु, वायु से पानी, पानी से वनस्पति, वनस्पति से भोजन, भोजन से रक्त, और रक्त से मानव शरीर का निर्माण हुआ। इसीलिए अंतरिक्ष, वायु, जल, वनस्पति सबकी रक्षा नहीं करोगे तो ये शरीर, मानव शरीर की रक्षा नहीं होगी। अंदाज कीजिए आज से 3000 साल पहले हमारी संस्कृति में ये कॉन्सेप्ट था, हमारी संस्कृति ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। बृहदोपनिषद में यह स्पष्ट अंकित है कि अंतरिक्ष से वायु, वायु से जल, जल से वनस्पति, वनस्पति से खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ, और उससे भोजन, और उससे मानव। यानी यदि आप अंतरिक्ष की रक्षा नहीं करते, उसे सुरक्षित नहीं करते, वायु को नहीं करते, पानी को नहीं करते, वनस्पति को नहीं करते, तो मानव जीवन खतरे से बाहर नहीं है। हमारी संस्कृति में आज से 3000 साल पहले ये कॉन्सेप्ट दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि वृक्षों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पवन देवता की पूजा होती है, और अंतरिक्ष की पूजा होती है, राइट। यानी यदि भारतीय संस्कृति को विश्व अपना लिया होता तो 1950 के बाद इतने सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे व्यवहार में, हमारे कैरेक्टर में रच बस गया होता, राइट। तो कॉन्सेप्ट है कि ये पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, राइट। हो भी रहे हैं बहुत हद तक। आप देख रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें इसी से संदर्भित है कि हम अपने परी के यानी चारों तरफ के वातावरण पे पर सावधान नहीं है। हमारी असावधानी ये सारी समस्याओं की जड़ में विराजमान है, राइट। इसीलिए हमें सावधान होने के लिए दुनिया 1972 से स्टॉकहोम से स्टार्ट किया सम्मेलन। देखिए यहाँ का क्या है कि सभी के लिए पृथ्वी एक है, यानी सारे सम्मेलन जो है वो पर्यावरण सुरक्षा यानी तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यानी सबकी चिंता अब कॉन्सेंट्रेट हो गई दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, दुनिया के सभी देशों की, कि हमें अब पृथ्वी को बचाना है। और ये जगह है कब? 1950 के बाद, अंदाज कीजिए। और उसमें ये सारे सम्मेलन हुए हैं सिर्फ पर्यावरण की रक्षा के लिए, राइट। तो पहला सम्मेलन, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो
1972 में स्टॉकहोम में हुआ, राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने पॉइंट किया है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, राइट, ब्राज़ील, राइट। कब हुआ? 1992 में हुआ, राइट। क्लियर हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट, 5 जून को मनाया जाता है। इसके पीछे सिर्फ सीधा सा तर्क है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण तो है ही, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुनीता नारायण के बारे में आप जरूर जान रहे होंगे, हमारे भारत के जलवायु परिवर्तन के की संस्था के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हुए हैं। आर के पचौरी ये कंबाइंड रूप में नोबेल प्राइज विनर हैं, राइट। और अरविंद केजरीवाल तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो यदि यहाँ ये नहीं हटा देते हैं तो ये पर्यावरणविद हैं सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, आर के पचौरी, बट अरविंद केजरीवाल ये तो पॉलिटिशियन है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? राइट, तो कौन है? अरविंद केजरीवाल पर्यावरणविद नहीं है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट, सॉरी यहाँ सेट आ गया है, राइट। विश्व महिला दिवस, एक सेकेंड, 8 मार्च है इसका डेट, विश्व महिला दिवस का। महिला सशक्तिकरण के लिए बातें की गई थी। सर्वप्रथम क्या हुआ? यूएसए में, अमेरिका में जब महिलाओं ने ये बात कही, महिलाओं ने अपने कामकाजी के लिए या डेली वेजेस के लिए बातें उठाई, तो 8 मार्च को उठाई थी, इसीलिए इसको अमेरिका में 8 मार्च से की गई और उसके बाद से विश्व इसको एक्सेप्ट करने लगा। 1976 में यूएन भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन संबंधित है, राइट, पर्यावरण से। अभी अभी हमने किया है कि जो आपने देखा है कि इसको फिर से मैं देख रहा हूँ, राइट। आपको ये बात आ जाएगी समझ में, राइट। जो क्लियर, तो वो आ जाएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन, किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? अब देखिए, इस पे हम थोड़ा सा डिबेट करना चाहते हैं। जस्ट मैं आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है, ताकि आपको कहीं जाके दिक्कत नहीं हो, राइट। 1992 में रियो समिट के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील, राइट। इसको एजेंडा 21, देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट है फॉर द सेक ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में ये हो रहा है 1992 में, और ये 21st सेंचुरी यानी 2001 से लेके 21 तक का, राइट, 2001 से 2100 AD तक का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। और इसने दुनिया के लगभग सभी देशों के लीडर्स के दिमाग में ये सेट कर दिया कि पृथ्वी को नहीं बचाओगे तो एक ना एक दिन सब के सब चले जाओगे। इसीलिए पूरे दुनिया के लीडर्स ने, आउट ऑफ 210 कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये कॉन्सेप्ट किया और पृथ्वी सम्मेलन ने ये विश्व राजनीति के
केंद्र में ला दिया पर्यावरण को, ये पृथ्वी सम्मेलन। इसलिए रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट लेके आया है। इसलिए कि किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया, तो 1992, दैट इज रियो, ब्राज़ील। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दिया गया कि 21st एजेंडा 21, दैट मीन्स फॉर द सेक ऑफ 21st सेंचुरी, राइट। और 21 पॉइंट्स भी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इसमें 21 पॉइंट्स है। 21 पॉइंट्स का मीनिंग हुआ कि एवरी गवर्नमेंट जो है वो 21 पॉइंट्स अपने रखेगा एजेंडा में, 21 पॉइंट्स, जिसमें से जो पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से पॉइंट्स ग्रहित किए जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए या प्रत्येक सरकार के लिए अपना अपना पॉइंट हो सकता है, राइट। और 21 ही होगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान सरकार के लिए एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण, एजेंडा 21 का पहला पॉइंट होगा। और वही असम में फ्लड कंट्रोल पहला पॉइंट होगा, जबकि वहाँ जंगल तो है ही। क्लियर हो गया। बट असम सरकार को भी 21 पॉइंट्स होगा और राजस्थान सरकार को भी 21 पॉइंट्स होगा। इसमें यह दिया गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, उसके बाद ये अंतरिक्ष की रक्षा, पानी की रक्षा, उसके बाद वनस्पति की रक्षा, गरीबी से रक्षा, ड्रेडेड डिजीज से जिससे जान माल की बहुत बड़ी क्षति होती है, ऐसे डिजीज से रक्षा, ऐसे बीमारियों से रक्षा, ये सारे यानी मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ। क्लियर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है कि किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में रख दिया। आज विश्व कुछ भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे पर्यावरण को जरूर ध्यान में रखता है, अन्यथा वो डिसीजन नहीं लेता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है भाई, तो दैट इज मानवाधिकार दिवस। ये मानवाधिकार दिवस को आप समझ लें। मानवाधिकार क्या है, मानव का अधिकार आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ तक मानव का अधिकार है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कैसे निर्णय दीजिएगा कि यहाँ तक मानव का अधिकार है। यानी इसका एक उत्तर है कि जहाँ व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो, यानी गरिमा की, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा जिस सुविधाओं से, अधिकारों से की जा सकती है, वहां तक वो मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, राइट। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित होनी चाहिए। यही फाइनल पॉइंट है जो आप मानवाधिकार में इन सारी चीजों को रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो व्यक्ति की गरिमा से ये प्रारंभ जो होता है एक्चुअली 1688 और 1689, ये आपको याद होगा। 1688 दैट कैन बी टर्म्ड एज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, 1688 इंग्लैंड में हुआ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, राइट। और जस्ट 1 साल के बाद, राइट, ये सभी लोगों को, सभी मानवों को मानव होने के हक के आधार पे ये मानवाधिकार इन्होंने एक्सेप्ट किया 1689। इसके बाद तो यूएसए आया, अमेरिका में कब किया गया 1776 में 4 जुलाई वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और यहीं से मानवाधिकार को एक्सेप्ट कर लिया गया। और फ्रांस में 1789 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ भी मानवाधिकार की बातें हुई। यानी मानवाधिकार से संबंधित 3 बातों को याद रखनी, 4 बातों को याद रखनी है। पहली है कि मानवाधिकार
की सुरक्षा कहाँ तक होती है? जहाँ तक व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित होती है, जहाँ तक डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल है, वहाँ तक मानवाधिकार आता है। उसको भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 5 आवश्यकताएं हैं, ये जब तक पूरी नहीं होगी व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं होगी। और व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं होगी तो मानवाधिकार यूं ही ऊपर ऊपर रह जाएगा, मात्र कहने को रह जाएगा। राइट? उसके लिए हम 3 डेट्स देते हैं, 1689, 1776 एंड 1789। Right? There are only 3 dates related to human rights. 1689 1689 that is लंदन, जहाँ 1688 के बाद जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, मानव के अधिकारों की बात की गई। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 4 जुलाई, वहाँ से मानवाधिकार की बात आई। और द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये तीनों डेट्स हमने रख दिया है जो मानवाधिकार को आधार देता है। Right? No any problem in the same? That's why इसके बाद आता है राइट। तो उसमें हमने बहुत कम ही क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन का, इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देयर आर ओनली 9 क्वेश्चंस फॉर पर्यावरण, विश्व राजनीति में पर्यावरण। यही 9 क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी विश्व महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम, राइट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल और स्वीडन स्टॉकहोम, राइट, स्टॉकहोम। यही इतने ही क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। क्लियर? द नेक्स्ट चैप्टर, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है? भू को, पृथ्वी को एक साथ ले आना है। यानी आजकल हम अब ग्लोबल विलेज में रहते हैं, राइट। ग्लोबल विलेज का मतलब हुआ कि जिस तरह अपने गांव में सारी सुविधाएं अगल बगल तलाश लेते हैं, उसी तरह आज विश्व के किसी भी कोने में आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगी और तत्काल मिल जाएगी, बहुत कम समय में मिल जाएगी, राइट। यानी विश्व जो है गांव के नाई गांव की भांति हो गया है, जहां आप सारी सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि वो अमेरिका में है, वो लंदन में है, वो स्वीडन में है, अब कोई दूर नहीं है, राइट। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, विश्व को एक हो जाना, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गया? तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो जो आजकल हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ये तो लेटेस्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट हिस्ट्री से आता है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो इंडिया ने दुनिया को दिया है रेशम मार्ग के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा, राइट, सिल्क रूट के द्वारा, राइट। सिल्क रूट के द्वारा दिया है। देखिए चाइना से यहाँ ये और इंडिया से इधर, ये जाकर के पूरे पश्चिमी एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका और यूरोप, ये सभी जगह हम लोगों का ट्रेड होता था। और विश्व व्यापार में 33% का मेरा शेयर था, इंडिया का शेयर था। जस्ट इमेजिन, ये बहुत दिन बाद की कहानी नहीं, बहुत पहले की कहानी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप हिस्ट्री उल्टा के या गूगल टाइप करके दे सकते हैं। 1702 का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, 1702 ईस्वी का, जिसमें विश्व व्यापार में भारत की जो सहभागिता थी वो 33% थी। और 1775 आते आते ये लेस देन 3% हो गई। जस्ट इमेजिन कि जहां हम विश्व व्यापार में 33% के हकदार थे, 33% हम विश्व व्यापार में अपने दावा रखते थे, वो घट के 3% हो गया। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल जहां हम ओनली 5% 1700 के लगभग में एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट हमारा 35% बढ़ गया 1775-80 के रेंज में। जस्ट ड्रामेटिक चेंज हो गया, ये उलट गया इंडिया का कैरियर,
इसी बीच में ये 1700 से लेकर 1800 के बीच में 100 वर्षों में भारत जो भूमंडलीकरण वैश्वीकरण पर रूल कर रहा था, पूरे दुनिया को अपने उत्पाद बेच रहा था, 33% दुनिया के व्यापार में अकेला हस्ती बना बैठा था, वो विदेशियों के आने के साथ कहाँ चला गया? विश्व व्यापार में फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स, जो हम अपना ही कंज्यूम फिनिश गुड्स करते थे, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते थे, अब रॉ मटेरियल विदेशी कंपनी हमसे यूं ही ज़बरदस्ती कम पैसे में खरीद रहा है। ऐसे ही तो नहीं सोने की चिड़िया भारत दरिद्र बन गया, ये लूटा गया, सिस्टमेटिकली हमें लूटा गया। जस्ट आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं, जहाँ हम सिल्क रूट में रूल करते थे, 1700 ईस्वी तक 1/3 व्यापार में सहयोग करते थे, आज कुछ नहीं रहा उसके बाद। क्यों? क्योंकि विदेशियों ने व्यवस्थित ढंग से हमें एक एक करके लूट लिया। हम सोने की चिड़िया से कटोरी पकड़ने वाले भिखारी बन गए ड्यू टू मतलब औपनिवेशिक शक्ति, ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। अब समझ सकते कितना बड़ा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म का, राइट। तो यहाँ से आता है सिल्क रूट, जो दुनिया को पहले ही वैश्वीकरण के जोर दिया था। चीन और भारत जो था वो रूल करता था, राइट। अब क्या हुआ? धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ, और फिर जब औपनिवेशिक देश अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, औद्योगिक देशों ने, इंडस्ट्रियल नेशंस ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कच्चे माल की उपलब्धि के लिए और फिनिश गुड्स को बेचने के लिए उन्हें तो ज़रूरत थी, वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन को आया और आज पूरा विश्व पुनः एक हो गया है, ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। और भारत की भी मजबूरी हो गई नए तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर और पीवी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम। 1991 में ग्लोबलाइजेशन को कॉन्सेप्ट किया और 1992 से एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। ये सब के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर दी है। इट इज़ क्रैश कोर्स, मैंने एक रिकॉल करवा दिया आपको, राइट। तो क्वेश्चन आता है, जो कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, राइट। तो एजी फ्रैंक है ही, ई वालस्टीन है ही, नाम चमेस्के। देखिए यहाँ बहुत समझना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इंडिया में एलपीजी लाया, राइट। एलपीजी 1992 की घटना है, राइट। एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो आलोचक हो ही नहीं सकते, इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से ट्रिकी सेट किया गया और पूछा भी गया था एक बार, राइट। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पे टिका हुआ है, राइट। उदारवाद, समाजवाद। तो देखिए क्या है कि भूमंडलीकरण का विचार जो है, उदारवाद जो है ना, ये थोड़ा सा कम लगता है। मेरी समझ कहती है कि मानवतावाद ही इसका आधार है। अकॉर्डिंग टू बृहदोपनिषद में स्पष्ट है, ये लिखा हुआ कि अंतरिक्ष से वायु, वायु से जल, जल से वनस्पति, वनस्पति से खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ से रक्त और रक्त से मानव शरीर। अब अंदाज कीजिए मानवता से पूरे वातावरण जो है वो इससे जुटा हुआ है, राइट। तो भूमंडलीकरण जो है पूरे विश्व को एक करना, उदारवाद तो है ही, खास करके मानवतावाद भी इसके आधार में आता है। चूँकि एक जगह कहीं अब ये नहीं रहा कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ जापान में डेवलप हुआ और इंडिया को लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पहले तो बहुत कुछ होती थी, अब क्या होता है कि वो खुद मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो खुद आकर के अपना खोलती है यहाँ फैक्ट्रीज, राइट, और वो अपना माल बेचती है, चूँकि उसको व्यापार करना है, राइट। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा
कब हुई? वही मानवाधिकार 1948 में यूएनओ की द्वारा हुई कि मानवाधिकार, हमने कहा व्यक्ति की गरिमा, इसको ध्यान रखना, ये आधारभूत चीज है, व्यक्ति की गरिमा, राइट। इसी पे पूरे मानवाधिकार टिका हुआ है, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एच.जे. लॉस्की ने दिया कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, इसको याद रखिएगा, ये आधारभूत सिद्धांत है कि किसी को भी मानवाधिकार के तहत कैसे, किसी भी व्यक्ति को आप अधिकार क्यों देते हैं, इसीलिए को मानव में पैदा ले लिया, इसीलिए उसको अधिकार देना है। और ये सामाजिक परिवेश से मिलता है, राइट। और सामाजिक परिवेश धीरे धीरे राजनीतिक परिवेश में प्रवेश कर गया और आज विश्व राजनीति में मानवाधिकार यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हो गया। क्लियर? इसका अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किस चिंतक की देन है? राइट। तो हॉब्स और लॉक ने अधिकार ये दिया कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा, यानी इससे होता कि कैपिटलिज्म को प्रमोट मिलता है कि हमने मेहनत करी है तो ये चीज़ हमें होनी चाहिए, यही अधिग्रहण युक्तवाद हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इज नागरिक गणतंत्र का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? राइट, अरस्तु ने, फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल। क्लियर? इन्हीं के द्वारा ये दिया गया कि नागरिक गणतंत्रवाद, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट इन्हें दिया, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट इसने दिया और इसके बाद से पूरे दुनिया ने रिपब्लिक को मेंटेन किया। किसने का धर्म लोगों के लिए हफीम है? कार्ल मार्क्स तो जितने भी थे वो, कार्ल मार्क्स आप जान रहे हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को इन्होंने लाल कुर्ते में बदल दिया और पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया इसका। राइट, कहा कि धर्म जो है ना वो लोगों के लिए हफीम, ऐसा कैसा नशा का परत चढ़ा देता है ना कि उसे कोई मानवता और दानवता में फ़र्क नहीं लगता, उसे जो धर्म कहता है वह उसी नज़रिए से देखता है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य था, सिटी स्टेट था। आप ट्रॉय, इलियम ये सब जान रहे होंगे। राइट, और पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन था? बी अरस्तु। ये जान रहे हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहे जाते हैं ये। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? थॉमस जेफरसन है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। हम गुलाम रह के नहीं जी सकते, हमें गुलामी पसंद नहीं, हमें स्वतंत्रता दो या हमें मार दो। राइट। क्वेश्चन है किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बैरियों में जकड़ा हुआ है? रूसो, जे रूसो, जैन जैक्विस रूसो। राइट, जैन जैक्विस रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता हैं। और यही एक बुक द फ्रेंच रेवोल्यूशन ला दिया। यदि कोई पूछेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रूट काउज क्या है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं जे रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया कि क्रांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये राजा बेईमान है जिसने हमें ठग के रख लिया है। राइट, वैश्वीकरण क्या है? बे दैट इज बहुआयामी परिघटना है, एक नहीं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ट्रेड, गुड्स, कैपिटल एंड पीपल, जनता, सामान और पूंजों का निर्बाध गति से आना जाना ही वैश्वीकरण का इसलिए बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है इनमें से सभी क्या क्या? सामाजिक आदान प्रदान। आज देखते हैं कि जिन्स आज जो यूएसए का है मॉडल, आज इंडिया का मॉडल बन गया है। और यू कांट बिलीव, यूएसए का जो अभी पार्टी होता है ना, प्रेसिडेंशियल पार्टी हो रहा है, तो जीन्स और खद्दर कुर्ता और हवाई चप्पल इज द बेस्ट ड्रेस फॉर द सेम। आप जान सकते हैं कि इंडिया का इम्पैक्ट यूएसए पे कितना है। राइट, जो हम लोगों का कभी 1980s का या 80 के दशक का जेएनयू का ड्रेस हुआ करता था, यूएसए का ड्रेस है। राइट, और यस,
तो आई थिंक दैट इज़ द फाइनल वन। 10 क्वेश्चन इसमें लिया, 9 क्वेश्चन उसमें लिया, 19 क्वेश्चन 2 चैप्टर से लिया, इससे आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। आई एम होपफुल ये यदि आप ऑल 7 चैप्टर्स कर लेते हैं तो 7 चैप्टर से 35 क्वेश्चंस आते हैं MCQ, जिसमें से आपको कुल 50 ही देने हैं। 35 सेकेंड पार्ट से आते हैं और 65 फर्स्ट पार्ट से आते हैं, राइट। आप 100 के 100 क्वेश्चन जान रहे हैं, आपको मात्र 50 का आंसर देना है। ओके, मैं समझता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा साथ दीजिए कि फिर मैं एक शेर दोहरा देता हूँ। और इट इज़ द फाइनल क्लास ऑफ द क्रैश कोर्स। आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा तुरंत, राइट। इसके साथ ही हो जाएगा विद इन डेज। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पूर्णिया लाइव क्लासेस से जुटे रहने की ज़रूरत है। पूर्णिया लाइव क्लासेस आपके ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी है, डे एंड नाइट। ओके, तो बस फाइनल दैट इज गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। पूर्णिया लाइव क्लास को ढूंढ के तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स। थैंक यू।